आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है फंक्शंस ऑफ फूड और इससे और भी टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। देखिए, फंक्शन ऑफ फूड में इसके पहले हमने फूड टर्मिनोलॉजी की बात की थी, जिसमें हमने फूड क्या होता है, फूड साइंस क्या होता है, और इसके अलावा हमने पढ़ा था फूड टेक्नोलॉजी क्या होती है, और हमने देखा था इसमें फूड एडिटिव्स के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें देखी थी। आज जो हम बात करेंगे वो है फंक्शंस ऑफ फूड के बारे में। देखिए, तो फूड का जो पहला फंक्शन होता है वो एनर्जी यील्डिंग, क्योंकि हमारी बॉडी को सरवाइव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की। तो फूड जो हम खाते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं, उसका काम क्या होता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे। नेक्स्ट होता है बॉडी बिल्डिंग। तो बॉडी बिल्डिंग में देखिए जनरली ये हेल्प करते हैं ग्रो बोन्स एंड मसल्स, यानी हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं जो डेवलप हो रहे हैं, ये जो कि हमारे मसल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये सब बॉडी बिल्डिंग का काम किसका होता है, फूड का होता है। फिर देखिए थर्ड जो काम है वो है प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन। प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि जैसे हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करना, तो हेल्प द बॉडी फाइट डिजीजेस। अलग अलग तरीके की डिजीज़ेज़ हैं, इस समय भी जैसे एक कोरोना वायरस फैला हुआ है, कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से बहुत सी इन्वायरमेंट में बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म, या फिर जब हम खाते हैं तो कई बार कुछ ऐसे फूड स्टफ़ खा लेते हैं जो कि टॉक्सिन्स के फॉर्म में होते हैं। कई बार हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में या हमारी बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि डिजीज़ेज़ होने के चांसेस हो जाते हैं। तो क्या होता है, जो खाना हम खाते हैं ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो हमें इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करे, यानी प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन। और सबसे लास्ट क्या होता है, मेंटेन ऑफ हेल्थ, यानी हमारे हेल्थ की मेंटेनेंस करना। तो तीन बेसिकली आप ध्यान रखेंगे अगर फंक्शंस ऑफ फूड की बात की जाएगी तो आपको ध्यान रखना है एनर्जी यील्डिंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्शन के साथ रेगुलेशन का काम भी करते हैं, और इन सबको मिलाकर हमारी हेल्थ को मेंटेन करना किसका काम होता है, फूड का काम होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फूड ग्रुप्स की। देखिए, जब हम फूड ग्रुप की बात करते हैं तो बहुत, अगर आप न्यूट्रिशन के स्टूडेंट हैं, अगर आप होम साइंस में फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो फूड ग्रुप्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म होता है। इसको समझते हैं, द फूड विच कंटेन्स सिमिलर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। बहुत ध्यान देने की बात है कि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूड ग्रुप का बेसिस क्या है, मतलब किस बेस पे फूड ग्रुप्स डिसाइड किए गए हैं। तो वो सारे फूड जो कि सिमिलर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी कंटेन करते हैं, मतलब जिनकी जो न्यूट्रिएंट, जो कंपाउंड जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि हमारी बॉडी में एक जैसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो करते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, एक ग्रुप में रखते हैं। देखिए, फूड ग्रुप्स गाइड्स अबाउट द न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी यूज्ड फॉर डाइट प्लानिंग ऑफ एनी हेल्दी इंडिविजुअल एज वेल एज डिजीज्ड पर्सन। तो फूड ग्रुप का क्या है, क्योंकि हमने क्या किया है कि जिनकी ऐसे फूड्स जिनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी सेम है उनको क्या कर दिया, हमने एक ग्रुप में रख दिया है। तो अब अगर हमें फूड ग्रुप का पता होगा तो हमें ये भी पता होगा कि कौन कौन से ऐसे फूड ग्रुप हैं जो कि सेम बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमारी बॉडी में करेंगे। तो हम उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, डाइट प्लान कर सकते हैं किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल का, या फिर अगर आपको डिजीज पर्सन की भी ज़रूरत पड़े तो भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ यूज टू डिसाइड रिकमेंडेड डेली सर्विसेज ऑफ ईच ग्रुप्स फॉर अ हेल्दी डाइट। इसके अलावा अगर डिजीज़ की बात करें तो फाइन, ओके कि डिजीज़ के केस में हम फूड ग्रुप्स की हेल्प ले सकते हैं, बट अगर हमें सिर्फ एक हेल्दी इंसान के लिए, एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए आपको डाइट प्लान करनी है तो भी आपको फूड ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है, और इसी के बेसिस पे हम रिकमेंडेड डेली सर्विसेज या रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस जो होते हैं उस हिसाब से हम सेट करके बताते हैं। RDA देखिए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस बोलते हैं इसको हम। ये प्रोवाइड करता है गाइडलाइन अबाउट द डेली इनटेक ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स एंड फूड ग्रुप्स, हेल्प टू फाइंड आउट द फूड आइटम्स विच कंटेन्स दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब RDA आप सभी को पता है कि हमारा एक ICMR ने क्या दिया हुआ है, RDA दिया हुआ है, यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, यानी पूरे दिन में हमें कितना
न्यूट्रिएंट्स जो है वो इनटेक हमारा होना चाहिए। जैसे पूरे दिन में हमें एनर्जी कितनी लेनी चाहिए वो हर एक एज ग्रुप के हिसाब से आरडीए की टेबल दी हुई है। तो अडल्ट के हिसाब से भी दी हुई है, बच्चों के हिसाब से दी हुई है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के भी हिसाब से दी हुई है। तो उसमें हमें बताया क्या गया है कि एक दिन में एक एवरेज हाइट और वेट की लेडी या कोई भी इंडिविजुअल, लेडी हो या जेंट्स हो या फिर बच्चे हों या अडल्ट हो, अडोलसेंट हो, तो उनको कितनी कैलोरी, यानी कितनी कैलोरी, कितने प्रोटीन, कितने कार्बोहाइड्रेट, तो छोड़ दीजिए, मतलब ये सारी चीज़ें तो है ही, साथ ही साथ माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी बात की हुई है। तो कितना, मतलब हमें डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, इसको किस में बताया गया है, डाइटरी अलाउंसेस, यानी आरडीए की टेबल हमें ये बात बताती है। फिर देखिए और क्या करते हैं, इसके अलावा हमें ये भी ध्यान देना होता है कि आरडीए की जो टेबल है जिसमें ये बात बताई गई है कि हमें इतने न्यूट्रिएंट्स लेना है, एक दिन में हमें इतना न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, तो फिर वो न्यूट्रिएंट पूरा कैसे होगा, मतलब हम कौन सी ऐसी चीज़ खाएं कि हमें वो न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो जाए। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फूड ग्रुप के पास, है ना, क्योंकि वहीं पर हमें एक साथ ऐसे फूड आइटम्स मिलेंगे जो कि एक ही न्यूट्रिएंट में रिच होंगे और जो कि एक न्यूट्रिएंट का एक अच्छा सोर्स हो सकते हैं। तो फिर हमें किसको अप्रोच करना पड़ेगा, फूड ग्रुप को। तो आपको फूड ग्रुप की इंपॉर्टेंस जो है वो समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखिए, इन इंडिया बेसिक 4 फूड ग्रुप सजेस्टेड बाय आईसीएमआर, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर नहीं होगा, मेडिकल होगा यहाँ पे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, एग्रीकल्चर नहीं होगा, आईसीएमआर इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। देन फिर देखिए बेसिक 4 जो फूड ग्रुप्स हैं वो सजेस्ट किया है आईसीएमआर ने। तो इसमें है सीरियल्स, मिलेट्स एंड पल्सेस, मिल्क एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ऑयल, फैट्स एंड नट्स। फिर नेक्स्ट देखिए हम बात कर रहे हैं, ये हम 4 फूड ग्रुप्स यहाँ पर आपको पिक्चर के फॉर्म में दिखा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए अब हम बात करेंगे बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट में क्या होता है, ये सब बहुत ही कॉमन टर्म है जो कि पूछे जाते हैं। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि a balanced diet plan with the help of combination of different food groups which has micro as well as macro nutrients, है ना। तो एक बैलेंस डाइट जो होती है वो इस तरीके से फूड ग्रुप को ध्यान में रखते हैं हम, और फूड ग्रुप के कॉम्बिनेशन में इस तरीके से हम प्लान करते हैं उस डाइट को कि जिसमें माइक्रो और साथ ही साथ मैक्रो, है ना। मैक्रो में आपके 3 न्यूट्रिएंट्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और माइक्रो में आते हैं वाइटामिन्स और मिनरल्स। ये सारे जो है वो इस कॉम्बिनेशन में हो कि हमारी बॉडी को एडुकेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि वो अपना काम जो है वो करती रहे, बॉडी जो है वो प्रॉपरली अपना काम करती रहे। तो ये क्या होती है, बैलेंस डाइट होती है। अब बैलेंस डाइट में देखिए एक एग्जांपल दे दिया हुआ है बैलेंस डाइट पे, जैसे कि 70% क्या होना चाहिए हमारी डाइट में, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमारी थाली में हम देख रहे हैं कि जो 70% क्या है वो कार्बोहाइड्रेट है, और 20% देखिए क्या होना चाहिए, प्रोटीन एंड फैट, और 10% अदर ट्रीट्स ले सकते हैं, दूसरे आइटम्स ले सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी डाइट में सिर्फ आजकल जैसे जो सिनेरियो चल रहा है उसमें हम अपनी डाइट में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने लगे हैं, हमारी डाइट से प्रोटीन तो चला ही गया है, और ट्रेट्स जो हैं जो कि हम शौकिया इस तरीके से खाते थे, कुछ अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करते थे जो अनइंटेंशनली हम खा भी लेते थे, हमें न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, तो हमारी डाइट जो है वो बैलेंस्ड नहीं रह गई है, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है कि जब भी हम बैलेंस डाइट की बात करेंगे तो उसमें जो फूड ग्रुप है उनका कॉम्बिनेशन चाहिए, और वो फूड ग्रुप्स के कॉम्बिनेशन हमें इस तरीके से लेंगे कि हमारी बॉडी की सारी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। यही क्या होता है बैलेंस डाइट। एक और डेफिनेशन है बैलेंस डाइट के बारे में, देख लेते हैं। अ बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट दैट कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन सर्टेन क्वांटिटीज़
and proportion so that the requirement for calorie, protein, mineral, vitamins and alternative nutrients is adequate and a small provision is reserved for additional nutrients to ensure the short length of leanness। तो ये वही बात है जो मैंने आपको बताई कि एडुकेट अमाउंट में आपको प्रोवाइड कर दे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और साथ ही साथ थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि थोड़ा रिजर्व भी रखें एडिशनल, ताकि जब कभी हमारी बॉडी को ज़रूरत हो क्राइसिस में, या कभी जैसे इन्फेक्शन हो या बॉडी को इस तरीके से ज़रूरत हो तो वो काम आ सके। ठीक है, तो ये होती है बैलेंस डाइट। अगर बैलेंस डाइट आपसे पूछी जाएगी तो सीधा मतलब है कि बैलेंस डाइट का मतलब होता है इस तरीके से हम डाइट को प्लान करें कि वो कॉम्बिनेशन हो डिफरेंट फूड ग्रुप का और जो कंटेन करता हो मैक्रो एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इन अ बैलेंस प्रोपोर्शन। फिर देखिए हम बात करते हैं फूड पिरामिड की। तो फूड पिरामिड जो होता है, ये सब बहुत ही कॉमन टर्म है। फूड पिरामिड इट provides the guideline of the amount of food be used in daily diet, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो फूड वो होगा पिरामिड, वो हमें क्या करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हमें डेली यूज़ में, यानी डेली हमें कितना फूड कंज्यूम करना चाहिए, कितने अमाउंट में फूड कंज्यूम करना चाहिए, ये कौन बताता है, फूड पिरामिड। जैसे देखिए ये एक पिरामिड आपके सामने एक्सप्लेन किया गया है। इसमें देखिए पिरामिड का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, जो सबसे बॉटम का जो हिस्सा होता है, वो ज़्यादा एरिया कवर करता है। तो ये हम क्या लेंगे दिन भर में, इतना क्या लेंगे, ग्रेन्स, है ना। उसके ऊपर हम जाते हैं तो जो एरिया है वो रिड्यूस होता जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेजिटेबल की और फ्रूट्स की, है ना। फिर एरिया और रिड्यूस हुआ तो हम क्या ले रहे हैं, मिल्क एंड साथ ही साथ मीट, फिश, एग एंड अल्टरनेटिव्स ले रहे हैं। और सबसे लास्ट में सबसे कम एरिया कवर करता है फैट, ऑयल, सॉल्ट एंड शुगर। तो देखिए ये एक फूड पिरामिड जो होता है ये एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। इस हिसाब से अगर आप देखें तो हमें पूरे दिन में सबसे कम क्या कंज्यूम करना है, फैट, ऑयल, सॉल्ट एंड शुगर, है ना। ये सबसे कम कंज्यूम करना है। उससे ज़्यादा हम क्या कंज्यूम करेंगे, मिल्क एंड अल्टरनेटिव आप, ठीक है। उससे फैट सबसे कम, उससे ज़्यादा ये। फिर थर्ड नंबर पे हमें जो प्रायोरिटी रखनी है वो है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की। और ग्रेन्स तो हम ऑटोमेटिक अपनी डाइट में ज़्यादा लेते ही, सबसे ज़्यादा पोर्शन हमारी थाली का क्या कवर करते हैं, ग्रेन्स, है ना। अब ग्रेन्स में आपके ग्रेन्स तो आप समझ ही गए होंगे कि सीरियल्स और पल्सेस को एक साथ जो है हम मिला के ग्रेन्स की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फूड पिरामिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूड प्रिपरेशन की। तो फूड प्रिपरेशंस की देखिए कई टेक्निक्स होती हैं, तो इसमें देख लेते हैं। फूड प्रिपरेशन में देखिए फूड इज़ नॉट कंज्यूम्ड एज सच, इट ग्रोज इन द फील्ड एक्सेप्ट सम फूड्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, है ना। तो कोई भी फूड आप वैसे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं जैसे कि वो क्या होता है, फील्ड में उगता है, जैसा खेत में होता है आप वैसा बिल्कुल कंज्यूम नहीं कर सकते। कुछ एक्सेप्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अलावा बाकी सबको आपको कुक करना पड़ता है। फॉर कंज्यूमिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स द फूड मस्ट गो थ्रू द डिफरेंट स्टेप्स, दीज स्टेप्स आर नोन एज फूड प्रिपरेशन। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, इसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं, फूड प्रिपरेशन। तो कंज्यूम करने के लिए, और एक तो ये है कि खाने के लिए कि आप खा नहीं पाएंगे सीधा खेत का अनाज, और उसको हमें कंज्यूम करना है तो हमें पैलेटेबल भी बनाना है और ऐसा बनाना है कि हम उसको खा सकें। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी भी बढ़ानी है। तो इस वजह से हमको क्या करना पड़ता है कि वो फूड जो कि फील्ड में ग्रो हुआ था उसमें हम बहुत से डिफरेंट प्रोसेस करते हैं। इन्हीं प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फूड प्रिपरेशंस। कुकिंग जो होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड होता है विच इम्प्रूव टेस्ट एज वेल एज डाइजेस्टिबिलिटी, है ना। कुकिंग करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये टेस्ट तो इम्प्रूव कर ही देता है, साथ ही साथ डाइजेस्टिबिलिटी को भी बढ़ा देता है। देखिए मेनी एंजाइम्स आर यूज टू डाइजेस्ट द फूड विद इन द बॉडी, वाइल फूड कंटेन्स मेनी components in which some are digested in the body by the availability of enzyme as raw meat, है ना। इसमें कह रहे हैं डाइजेस्टिबिलिटी के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या है, एंजाइम प्रेजेंट है अलग अलग फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। बट क्या होता है, कुछ एंजाइम प्रेजेंट नहीं भी है कि जो हर चीज़ को डाइजेस्ट कर सके। ऐसे बहुत से एंजाइम नहीं है, जैसे कि अगर रॉ मीट खाएंगे आप तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो कुकिंग से क्या फ़ायदा होता है हमें,
ये जो होता है एक स्टेप जो है वो इजी हो जाता है, तो हमारी बॉडी के लिए उस फूड स्टफ के न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। फिर देखिए हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कुकिंग की। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो कुक करके खाते हैं, एक्सेप्ट सम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर थिंग्स, बट हम जनरली बहुत सी चीज़ें अगर हम देखें तो हम 80% चीज़ें कुक करके ही खाते हैं। तो क्यों करें? ऑब्जेक्टिव क्या है कुक करने का? इम्प्रूव कर देता है टेस्ट एंड फूड क्वालिटी को। पहली बात कि टेस्ट तो बढ़ ही जाता है, साथ ही साथ फूड की क्वालिटी बढ़ जाती है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा या कुछ भी जर्म होगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि वो हीट के कांटेक्ट में आ जाता है। डाइजेस्टिबिलिटी, हमारी बॉडी ईजिली डाइजेस्ट कर सकती है उस फूड को, यानी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है। इंक्रीज़ हो जाती है डाइजेस्टिबिलिटी, इंक्रीज़ हो जाती है वैरायटी। कुक करने से आप खाने में बहुत सी वैरायटी ला सकते हैं। इंक्रीज़ कर सकते हैं कंजप्शन ऑफ फूड, कच्चा खाना आप बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, बट हम अगर कुक कर लें तो हम सफिशिएंट अमाउंट में खाना खा के अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एडुकेट अमाउंट में दे सकते हैं। इंक्रीज़ करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये बता ही दिया आपको। इंक्रीज़ एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू, है ना, क्योंकि देखिए जो रॉ होता है उसमें एंटी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस होते हैं। अगर फील्ड से आप जैसे रॉ फॉर्म में कंज्यूम करेंगे तो बहुत से एंटी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस भी हमारी बॉडी में जाते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को रोकते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे जब हम कुक कर लेते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू भी बढ़ जाती है क्योंकि एंटी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस जो है वो हट जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन हो जाता है, यानी न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो कंसंट्रेट हो जाते हैं। फिर देखिए लिमिटेशंस ऑफ कुकिंग। तो थायमिन विच इज़ लिमिटेशंस का मतलब है कि ठीक है कुकिंग के बहुत फ़ायदे हैं, 80% फ़ायदे हैं तो 20% नुकसान भी है। तो यहाँ पे क्या क्या नुकसान होते हैं या क्या क्या लिमिटेशंस है कुकिंग की वो हम समझेंगे। जैसे थायमिन विच इज़ हीट सेंसिटिव मे बी लॉस ड्यूरिंग कुकिंग। थायमिन यानी कि B1, विटामिन B1 क्या होता है, हीट सेंसिटिव होता है, तो कुकिंग के दौरान क्या होता है, नष्ट हो जाता है। वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स आर लीज्ड आउट वाटर ड्यूरिंग कुकिंग। अब ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि वाटर में सॉल्युबल हैं, तो जब आप वाटर से वॉश करते हैं या उसको बॉईल करके पानी को फेंक देते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स वाटर में लीच आउट हो जाते हैं और वो निकल जाते हैं, वो बॉडी के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। विटामिन A एंड C कंटेंट में भी रिड्यूस ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड हीट, है ना, क्योंकि कुकिंग के पहले हम क्या करते हैं, कटिंग भी करते हैं। तो कटिंग करके क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन का मौका ज़्यादा दे देते हैं। जितने ज़्यादा पीसेज होंगे उतना ज़्यादा एयर से कांटेक्ट होगा, तो ऐसे में और कुकिंग करेंगे तो हीट के दौर से विटामिन A और विटामिन C दोनों क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। क्वालिटी ऑफ प्रोटीन में बी रिड्यूस ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन अमाइनो एसिड ड्यूरिंग कुकिंग के दौरान कुछ अमाइनो एसिड का भी डिस्ट्रक्शन होता है, इससे प्रोटीन की क्वालिटी जो होती है वो डिग्रेड होती है। तो इस तरीके से आज हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगी फूड प्रिपरेशन में प्रीलिमिनरी प्रिपरेशंस का। बट ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लाइक कीजिए, इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है आपको तो वो आप मुझे कमेंट में लिख के पूछिए। थैंक यू गाइस।